हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम 11th क्लास का लेसन संघवाद है उसको पढ़ने जा रहे हैं। जो इसका पहला पार्ट था, उस पहले पार्ट में हमने संघवाद क्या है, संघवाद की परिभाषा समझी थी। संघवाद किस तरीके से विश्व में अनेक देशों में किस तरीके के संघवाद प्रचलन में है। 3 प्रकार के संघवाद के बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसमें संघीय व्यवस्था को लेकर क्या प्रावधान किए गए, भारत में संघवाद संवैधानिक रूप से किस प्रकार से वैधानिक है। तो इन सभी बातों पर आज बात करेंगे कि संघवाद भारत को किस तरीके से मजबूत बनाता है और संविधान इसके बारे में क्या व्यवस्था करता है भारत को लेकर। तो इन सभी बातों पर आज बात करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघवाद को परिभाषित किया गया। संघ को लेकर, संघ क्या है, भारत को जो अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था है उसके ढांचे को परिभाषित किया गया है कि संघ जो भारत है वो किस तरीके से संघ बनता है, क्यों, कैसे, क्या है। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक संघीय व्यवस्था के प्रावधान पढ़ेंगे भारतीय संविधान को लेकर। तो देखिए, भारतीय संविधान में भारत को एक देश नहीं कहकर बल्कि राज्यों का एक संघ कहा गया है। इस बात का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 1 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 साफ साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख करता है, भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। अर्थात भारत कोई देश नहीं है, भारत किसी समझौते के परिणाम स्वरूप इसका गठन नहीं किया गया है, बल्कि क्या है, भारत क्या है, एक संघ है, यूनियन है। यूनियन और फेडरेशन शब्द में क्या अंतर होता है, आपने पिछले वाली जो क्लास थी उसमें आप समझ चुके हैं। तो यूनियन किस प्रकार से, यूनियन का यूज़ भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्यों किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे इस देश में अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के धर्म, जाति के आधार पर या किस प्रकार से भेदभाव किए जाते हैं, किस प्रकार से जाति धर्म व्यवस्था ये प्रचलन में है। अगर इस फेडरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये क्या है, ये जो देश है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ हमारा जो भारत है, ये टूटकर कई देशों में विभक्त हो जाता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने उनके कूटनीति के कारण क्या है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात यूनियन शब्द का प्रयोग करना इस बात का उल्लेख है कि भारत कोई देश नहीं है, बल्कि क्या है, राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है। प्रारंभ में जो पहले यानी कि 2019 से पहले 28 राज्य की जगह 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये 8 कैसे हुए और ये 28 कैसे रह गए, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था अभी 2019 में, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था, तब अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के लिए इसमें क्या किया गया, जो जम्मू कश्मीर है उसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख बनाने से क्या हो गया, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया और क्या हो गया, राज्य जो थे पहले 29 में घटकर कितने रह गए, 28 राज्य रह गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने। तो यहाँ कितने हो गए, 7 और 2 9 हो गए, 9 ने चिफरी, यहाँ 28 कैसे है। देखिए, जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था तब इसमें एक और निर्णय लिया गया था, जो दादर और नागर हवेली है, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एक कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे उसकी जगह 6 रह गए, 6 और 2 8 हो गए। इस तरीके से दादर और नागर हवेली है उसको भी एक कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस प्रकार से ये 28 राज्य बनते हैं। 28 राज्य भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हमारा भारत बनता है। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये मैंने आपको बताया, यानी कि इसमें जो सम्मिलित होने वाले राज्य क्या है वो अपनी स्वेच्छा से हैं और कभी भी इस जो यूनियन है इसको भंग नहीं कर सकते। यानी कि भारत से अलग होने का उनको अधिकार नहीं है। ये तो था अनुच्छेद 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 के तहत भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारत कोई देश नहीं है, बल्कि क्या है, एक राज्यों का संघ है जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है। भारत देश नहीं है, बल्कि क्या है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। संघ का मतलब यहाँ यूनियन से है, नॉट फेडरेशन से है, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है। ये जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका कहाँ उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 1 में तो इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि अनुच्छेद 1 में तो ये बताया गया कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, ये सारे प्रावधान बताए गए हैं। लेकिन ये 28 राज्य है कहाँ हमें पता चलेगा। मान लीजिए कभी विवाद हो गया, राजस्थान जो स्टेट है हमारा वो भारत में है या नहीं, बंगाल है या नहीं, गुजरात है या नहीं, तो इन्हें कहाँ पता चलेगा। तो इन सभी को अनुसूची 1 में
क्या किया गया है, बताया गया है कि ये राजस्थान है, ये बंगाल है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, इस सारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के भी नाम बताए गए हैं। तो कभी विवाद होने पर ये देखा जा सकता है, इसलिए क्या है एक सूची बनाई गई, उन सूचियों में क्या है सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश और उन 28 राज्यों का वर्णन किया गया है। तो ये तो था अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत क्या प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 2 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को अधिकार है कि वो क्या करे, भारत से बाहर के क्षेत्र को भारत में मिला ले। संसद को अधिकार दिया गया है भारत से बाहर का कोई अगर राज्य है, भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है या कोई देश है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो संसद क्या कर सकती है, संसद को अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसको क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। और ऐसा किया भी गया है। सिक्किम का नाम सुना आपने? सिक्किम जो है ये भारत में नहीं था, ये तिब्बत में था और इसे 1975 में भारत का क्या बोलते हैं अनुच्छेद 74 में 1974 में इसको भारत में शामिल किया गया था। 1974 में भारत का अंग बना दिया गया था सिक्किम को 16 मई 1974 को। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 2A नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो सिक्किम के लोगों के लिए विशेष प्रावधान करता है। सिक्किम के लोगों के लिए सिक्किम ने शर्त रखी कि 1 साल तक क्या करेंगे वो, इसके लिए संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया गया। इससे पहले 34वां संविधान संशोधन किया गया था। 34वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का शहर राज्य को स्टेट का जैसे व्यवहार करेगा सिक्किम। इस अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। 34वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था और इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि सिक्किम जो है वो भारत का क्या है, एक शहर राज्य है। सिक्किम ने ये मांग रखी थी कि हम क्या करेंगे, 1 साल तक ये देखेंगे कि भारत हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। तब भारत ने ये विश्वास दिलाया सिक्किम के लोगों को, सिक्किम के वहाँ के जो लोग थे, कि भारत क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश है। हमारे यहाँ जो आता है वो हमारा बनकर रह जाता है। आप क्या है, आप हमारे भारत का राज्य बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको वो सभी अधिकार मिलेंगे जो बाकी राज्यों को प्राप्त है। आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इवन आप देखते हैं कि सिक्किम के लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सिक्किम भी क्या है, भारत के अन्य राज्यों की तरह एक राज्य है और यहाँ पर भी वही अधिकार प्राप्त है लोगों को जो राजस्थान, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जो राज्य उनके लोगों को प्राप्त है। यानी कि सिक्किम जो था वो शहर राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में फिर से संविधान में संशोधन किया गया। सिक्किम को लगा कि ये तो भारत तो क्या बहुत महान है, बहुत अच्छा है, तो सिक्किम के लोगों को विश्वास हो गया तो फिर से संविधान में संशोधन किया गया। 1975 में 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को जो शहर राज्य का दर्जा दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सिक्किम एक तरीके से भारत का पूर्ण राज्य बन गया 1975 में। 35वां संविधान संशोधन किया गया था, शहर राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। तो इस तरह से सिक्किम क्या है, भारत से बाहर का राज्य था जिसको संसद ने अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया। यानी कि संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकती है, भारत से बाहर के राज्य को भारत में मिला सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देने पड़ेंगे। राष्ट्रपति को ये बताना पड़ेगा कि हम क्या है, भारत से बाहर के राज्य को मिलाना जाने जा रहे हैं, भारत से बाहर के राज्य को मिलाना चाह रहे हैं। अनुच्छेद 2 के तहत संसद भारत से बाहर के राज्य को भारत में मिला सकती है। सिक्किम का विलय इसी प्रकार से किया गया था। 35वां और 34वां संविधान संशोधन इसके तहत किया गया था। भारत से बाहर के क्षेत्र को मिलाना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक होगी। राष्ट्रपति की देश में उतनी ही अहमियत है। राष्ट्रपति को बताना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है। राष्ट्रपति से पूछेंगे नहीं कि हम भारत से बाहर के राज्यों को मिलाने जा रहे हैं। संसद राष्ट्रपति को केवल क्या करेंगे, सूचना देंगे कि राष्ट्रपति जी हम क्या है, नेपाल को भारत में मिलाने जा रहे हैं। तो नेपाल को अगर मान लीजिए नेपाल भारत में मिलना चाहता है तो नेपाल मिल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये सूचना देनी पड़ेगी कि हम जा रहे हैं। राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की उतनी ही अहमियत है जैसे परिवार में फूफा जी की होती है। राष्ट्रपति क्या है, एक तरीके से नाम मात्र है। देश में क्या है, संवैधानिक पद है, इसका इतना ही रोल है जितना क्या है, एक तरीके से राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक
पद है और राष्ट्रपति की उतनी अहमियत नहीं है जितनी प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की होती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो उसे परामर्श देगी, जो उसे सलाह देगी, उसको मानने के लिए बाध्य रहेगा। राष्ट्रपति इस बात को अब राष्ट्रपति में पढ़ा था जो आपने पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो गई। तो ये था अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत संसद भारत से बाहर के क्षेत्र को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 1, भारत क्या है? यूनियन है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। यानी कि यूनियन, सिक्किम यूनियन का हिस्सा बन गया तो अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि एक बार जो आ गया यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ऐसा हमारे अनुच्छेद 1 में बात बताई गई है। तो अनुच्छेद 2 आपने पढ़ा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 और 4 क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 3 और 4, तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 2 आपने पढ़ा, भारत से बाहर के क्षेत्र को मिला लिया। अब अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि संसद क्या करे? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के राज्यों के नामों में बदलाव करे। समय समय पर जो भारत के राज्य हैं उनके नामों में बदलाव कर सकती है संसद अगर चाहे तो। संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, राज्य का कोई क्षेत्र है वो किसी दूसरे राज्य को दे सकती है, कोई जिला है या कोई भी जगह है उस दूसरे स्टेट को वो दे सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, हेरफेर कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संविधान ये राज्यों के नामों में बदलाव कर सकती है, सीमाओं परिवर्तन कर सकती है और उसके जगहों में क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। किसी भी क्षेत्र को सीमाओं में उसको समझते हैं। राज्यों के नाम में बदलाव कैसे? जैसे मान लीजिए राजस्थान हमारा स्टेट है, हमारा राजस्थान राज्य है। संसद को अगर लगता है कि राजस्थान का नाम जो है वो सही नहीं है, राजस्थान नहीं होना चाहिए, संसद चाहती है राजपूताना कर देते हैं, तो संसद ऐसा कर सकती है। राजपूताना जो भी उसको अच्छा लगता है जैसा भी नाम वो राजस्थान का किसी भी राज्य का रख सकती है, उनको चाहे उनको लगे तो। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति को पूछेंगे नहीं, फिर से वही बात हो रही है, राष्ट्रपति की अनुमति यानी राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे, राष्ट्रपति की सूचना, पूर्व सूचना दे देंगे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति माने या ना माने संसद को उससे कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति नाराज हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है संसद को। संसद को अगर लगता है कि किसी राज्य का नाम बदलना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है, जैसे देखते हैं आप उड़ीसा था उसका नाम ओडिशा कर दिया गया है, इसी तरह ओडिशा है, जैसे जो यूपी थे उसका पुराना नाम आप देखते हैं तो यूनाइटेड प्रोविजन था तो उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। मध्य प्रदेश का नाम पहले सेंट्रल प्रोविजन था, उसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। तो ऐसे समय समय पर जो है संसद क्या कर सकती है? राज्यों के नाम में बदलाव कर सकती है। इसी तरह सीमाओं में बदलाव कर सकती है। मान लीजिए राजस्थान की सीमा पंजाब से लगती है, यूपी से लगती है, तो सीमाओं में बदलाव कर सकती है, कुछ हिस्सा इधर उधर कुछ बदलाव कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्षेत्र में बदलाव भी कर सकती है। यानी कि मान लीजिए राजस्थान का कोई ऐसा जिला है जो मान लीजिए उसको अगर संसद चाहती है कि किसको दे देवे, यूपी को देना चाहती है तो वो दे सकती है, या यूपी का कुछ हिस्सा राजस्थान को देना चाहती है तो वो दे सकती है। संसद ऐसा कर सकती है और इसको ऐसा करने का जो अधिकार है संसद को, ये कौन देता है? ये अनुच्छेद 3 देता है। यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत क्या है? अनुच्छेद 2 के तहत भारत से बाहर का जो क्षेत्र उसको मिला लो, और जो मिल गए हैं उसमें तोड़ फोड़ कुछ भी नाम बदलाव कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो था अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 के तहत अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 क्या है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 संसद को अधिकार देता है कि वो समय समय पर क्या करे? संविधान में संशोधन करे, उसमें बदलाव करे, क्योंकि हमारा संविधान क्या है? लंबे समय तक चलने वाला संविधान है। इसलिए संसद ये चाहती है कि इसको क्या है? समय के अनुसार इसकी मांगे, जो जनता की मांगे उनके अनुसार संविधान को बनाया जाए, और ये कुछ हद तक सही भी है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन भी तीन प्रकार से किए जाते हैं। एक तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। समझे? ये अलग अलग तरीके से होते हैं। अनुच्छेद जो 368 है उसमें पहला साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से संसद किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, विशेष बहुमत। और एक तीसरा जो होता है विशेष बहुमत तो है ही, साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति।
कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। अगर कुछ मान लीजिए ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनको करने के लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। साधारण बहुमत से, यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है, इनमें जो बदलाव होंगे वो साधारण बहुमत से किए जाएंगे। 368 से बाहर रखा गया है इसको, यानी कि 300, ये जो प्रक्रिया है इनको कोई मतलब नहीं है, सूचना दे दी, जो करना वो कर दिया, सीधी सीधी ये बात है इसमें। यानी कि ये प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाएगा। यानी कि संसद में मान लीजिए 2/3 बहुमत से इसको पास कर देंगे। कितने 545 सदस्य हैं, 545 के जो 2 हैं वो कितने होंगे, लगभग 272, यानी कि 273, 72.5 होता है। तो 72.5 को कोई आधा काट के थोड़ी देंगे सांसद को, तो 273 जिसके सांसद होंगे, जिसके एमपी होंगे, वो ये सारे बदलाव कर सकेगा। तो सीधी सीधी बात है, यानी कि बहुमत की सरकार होगी तो वो सारे बदलाव कर सकेगी। अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 4 में ये बातें बताई गई हैं, इनको 368 से बाहर रखा गया है। विशेष राज्य आप जान गए, यानी कि विशेष राज्य यानी कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, और साधारण बहुमत यानी कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं वही उससे पास करते, वो साधारण बहुमत होता है। विशेष राज्य यानी कि ये 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्यों की सहमति के साथ ऐसा बिल जो कब लाया जाता है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव करना है। संसद ये चाहती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ बदलाव करना चाहिए। ये संसद चाहती है कि जो भी राज्य है उसके राज्य की विधानसभा को भंग करना है, नई विधानसभा बनाना है, या विधानमंडल का जो है उसका गठन करना है। तो ऐसे में या संसद जो है उसके जो सांसद है उनकी संख्या को बढ़ाना है, तो ये सारे जो प्रावधान हैं ये इसके तहत किए जाएंगे, विशेष राज्य और आधे राज्यों की सहमति के तहत। तो ये आपने अनुच्छेद 1 से 4 ये भारत के संघीय व्यवस्था को परिभाषित करता है कि भारत में जो शामिल होने वाले राज्य हैं, जो देश होंगे या जो भी क्षेत्र होगा, वो किस तरीके से भारत का जो अंग बनेगा। इन सारी बातों का प्रावधान अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक जो आपने अभी तक पढ़ा है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के जो प्रावधान है उसको लेकर एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के जो प्रावधान है, अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद अगर चाहे तो भारत से बाहर के विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। भारत में मिला लिया तो अब क्या हो सकता है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि उसके नामों में बदलाव कर सकती है, यानी कि भारत से बाहर का कोई राज्य मिला है जिसका नाम ऐसा है जो हमारे जो बाकी राज्यों से मेल नहीं खाता, तो संसद उसके नामों में बदलाव कर सकती है। नाम में बदलाव हो गया, सीमा में बदलाव कर सकती है, यानी कि सीमा एक उसकी सीमा का निर्धारण कर सकती है। क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, कोई मान लीजिए कोई भी जगह है, दूसरी कोई भी राज्य है, कोई भी जिला है भारत का, राजस्थान का कोई जिला है, संसद को लगता है कि उसको बंगाल को दे देना चाहिए तो वो दे सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव किए जाएंगे अनुच्छेद 368 में बाहर रखे गए हैं, यानी कि 368 की प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। ये संसद साधारण बहुमत से इसको पास कर देगी। तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आपने पढ़ा। ये भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के आधारभूत जो तत्व है, जो भारत को क्या एक संघीय देश बनाता है, एक यूनियन बनाता है, और ये सारी बातों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। तो आज के वीडियो में आपने भारतीय संघवाद के बारे में जाना, पॉलिटिकल साइंस का ये क्लास थी। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे नाइजीरिया के जो टुकड़े हुए थे वो किस प्रकार से हुए थे। नाइजीरिया का जो संघवाद था वो किस तरीके से विफल हो गया। रसिया के जो टुकड़े थे वो किस तरीके से हुए थे, और वर्तमान में रसिया को लेकर जो चर्चिया नाम की एक जगह है वहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है कि जो नारगोरना ये जो विवाद चल रहा है अभी टीवी में हम देख रहे हैं। इन सभी बातों पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।